दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम भारत के कॉर्पोरेट जगत की एक सबसे बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई को समझने वाले हैं। सोचिए, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त, और इस पूरे मामले के केंद्र में है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां। तो चलिए इस हाई प्रोफाइल केस की हर परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 10,117 करोड़ रुपए। जी हां, यह सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, यह है इस पूरे मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत। मतलब इतनी बड़ी रकम कि सोचकर ही दिमाग चकरा जाए। और इस जबरदस्त एक्शन के पीछे जो एजेंसी है वो है भारत की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। जब भी बात मनी लॉन्ड्रिंग या बड़े वित्तीय घोटालों की होती है ना, तो ईडी ही एक्शन में आती है। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन प्लेयर्स की। कौन कौन शामिल हैं? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और यस बैंक। ये तीन नाम इस पूरी पहेली के सबसे जरूरी हिस्से हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी जब्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी एसेट अटैचमेंट्स में से एक की, और ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ें कहां से शुरू होती हैं? ये जुड़ी हैं यस बैंक से जुड़े एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से। ईडी की जांच की सुई जाकर रुकी रिलायंस ग्रुप की दो कंपनियों को दिए गए लोन पर, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी आरएचएफएल और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी आरसीएफएल। और ये जो 10,117 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये एक बार में नहीं हुआ है। ईडी ने ये कार्रवाई टुकड़ों में की है। पहले लगभग 9,997 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई, और फिर हाल ही में 1,120 करोड़ रुपए की एक और बड़ी जब्ती हुई। तो चलिए अब जरा इन नंबरों के पीछे की असलियत देखते हैं। आखिर ये संपत्तियां हैं कौन सी? ईडी ने किन किन हाई प्रोफाइल एसेट्स पर अपना शिकंजा कसा है? आइए देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम मुंबई के बेहद पॉश इलाके पाली हिल में मौजूद अंबानी परिवार का आलीशान घर। इसके बाद देश की राजधानी नई दिल्ली का लैंडमार्क आइकॉनिक रिलायंस सेंटर, और मुंबई का प्राइम कमर्शियल हब चर्च गेट, वहां नागिन महल में मौजूद ऑफिसेज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और बात सिर्फ मुंबई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। नोएडा के BHA मिलेनियम टावर में कई रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी जब्त किए गए हैं। मतलब जांच का दायरा बहुत बड़ा है। अरे लिस्ट तो अभी बाकी है। मुंबई में और भी कमर्शियल ऑफिसेज हैं। चेन्नई में 231 रेसिडेंशियल प्लॉट्स, पनवेल में 7 फ्लैट, और तो और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। ये वाकई में जब्ती का एक बहुत बड़ा जाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब इस कथित धोखाधड़ी के पूरे तौर तरीके को, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। तो मुख्य आरोप क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये होता क्या है, इसे एकदम सिंपल भाषा में समझिए। ये एक तरह से काले धन की धुलाई है। मतलब गैर कानूनी पैसे को इस तरह से घुमाया जाता है, इतने सारे लेन देन के जरिए, कि वो बिल्कुल साफ सुथरा और कानूनी लगने लगे। ईडी का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम ने लोन का पैसा लिया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन उसे मोड़ कहीं और दे दिया। कैसे? देखिए, लगभग 13,600 करोड़ रुपए पुराने लोन चुकाने के लिए, 12,600 करोड़ अपनी ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों को देने के लिए, और 1,800 करोड़ रुपए कहीं और इन्वेस्ट करने में लगा दिए। मतलब पैसा अपनी असली मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। और यहीं पर मामला बहुत संगीन हो जाता है। ईडी का कहना है कि ये पैसा हम आप जैसे आम लोगों का था, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया था। अब नियमों के हिसाब से ये पैसा सीधे रिलायंस ग्रुप को नहीं दिया जा सकता था। तो आरोप ये है कि यस बैंक को एक जरिया बनाया गया और पैसा घुमाकर, बाईपास करके रिलायंस ग्रुप तक पहुंचाया गया। ये नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन था। ईडी ने इस पूरी धोखाधड़ी की रेसिपी को 4 आसान स्टेप्स में बताया है। पहला, सैंक्शन का इंतजार कौन करे, लोन पहले ही दे दो। दूसरा, हजारों करोड़ के लोन एक ही दिन में प्रोसेस कर दो। तीसरा, जो भी जरूरी जांच और कंट्रोल्स हैं सबको नजरअंदाज कर दो। और चौथा, पैसे को शेल कंपनियों के मकड़ जाल में ऐसा घुमाओ कि कोई पकड़ ही ना पाए। ईडी की प्रेस रिलीज का यह बयान सुनिए, यह सच में चौंकाने वाला है।
वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट्स फंड्स की बहुत तेज आवाजाही दिखाते हैं मिनटों के अंदर। जी हाँ, मिनटों में बहुत बड़ी बड़ी रकमें अलग अलग कंपनियों के खातों में ट्रांसफर की गई। सोचिए जरा, मिनटों में अरबों रुपए इधर से उधर। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब रातों रात हो गया और किसी को पता नहीं चला। चेतावनी के संकेत यानी रेड फ्लैग्स पहले से ही थे। नेशनल हाउसिंग बैंक ने जुर्माना लगाया, कंपनी के ऑडिटर्स ने चिंता जताते हुए इस्तीफा दे दिया, और तो और सेबी ने भी एक्शन लिया था। लेकिन लगता है इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस पूरी कार्रवाई का असर क्या हुआ है, इसका अंजाम क्या निकला? चलिए अब इसके प्रभाव और कंपनियों की तरफ से आई प्रतिक्रियाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अब आते हैं मामले के दोनों पहलुओं पर। ईडी का आरोप है कि यह जबरदस्त जब्ती अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप का कहना है कि जब्त हुई संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 8,078 करोड़ रुपए आरसीओएम से जुड़ा है, जो 2019 से उनके ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर दोनों ने बयान जारी कर कहा है कि उनके ऑपरेशंस बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। उनका दावा है कि जब्त की गई संपत्ति का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा। लेकिन इन सब दावों और जवाबी दावों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, और वो ये कि 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी भी जांच के घेरे में है। ये बॉटम लाइन है। ये पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल शायद ये है कि जब कॉर्पोरेट जगत के इतने बड़े बड़े दिग्गज लड़खड़ाते हैं तो इसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? क्या वो बैंक हैं? क्या वो निवेशक हैं? या फिर हम जैसे आम लोग? इस पर सोचना जरूरी है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.